नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी हिंदी प्री के इस लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में कल के पार्ट के आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसका विषय है भारत के वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। और उसमें आज हम लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो था 1876 से 1880 तक था, 1876 टू 1880 था। तो 1876 से 1880 में उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको हम देखें। सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड लिटन जो था वो एक प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय था। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन जो है वो बेसिकली एक प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय था। यहां पर प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय का मतलब होगा रिएक्शनरी वाइसरॉय। और आप कहेंगे सर रिएक्शनरी वाइसरॉय किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी काम के करने से जनता में उसकी प्रतिक्रिया हो, उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। जैसे लॉर्ड लिटन जो भी काम करेगा उससे जनता में प्रतिक्रिया होगी और वो प्रतिक्रिया जनता में राष्ट्रवाद पैदा करने में अहम भूमिका अदा करेगी, उसे हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। जिसकी क्रिया से प्रतिक्रिया जरूर हो उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। इस क्रम में लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय था। एक बार यूपीएससी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के कार्यों ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न कर दिया। तो इस पॉइंट को आप बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, लॉर्ड लिटन जो था वो एक रिएक्शनरी वाइसरॉय था, प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय था। अब उसके बाद हम देखें तो दूसरा पॉइंट जो होगा, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से हम याद रखेंगे कि 1876 में 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल एक्ट पास किया और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश महारानी जो थी, ब्रिटिश महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो आप यहां पर ध्यान रखें कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस महारानी को दिया गया था, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि किस महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, यह आप बताएं। तो रॉयल टाइटल एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश संसद ने पास किया और इसके द्वारा ब्रिटिश महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा? उसके बाद 1877 में, उस समय भारत में लॉर्ड लिटन था, तो 1877 में भारत में ब्रिटिश महारानी के सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन किया गया। ब्रिटिश महारानी के सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन किया गया और जो शानदार भोज का आयोजन किया गया उसे हम कहते हैं दिल्ली दरबार, जिसमें भारत के कई राजाओं को आमंत्रित किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछे कि दिल्ली दरबार का आयोजन किस वाइसरॉय के समय किया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। और ध्यान रखना, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसमें कई राजाओं और राजकुमारों को इनवाइट करके शानदार पकवान बनाए गए, तो इससे भी जनता में प्रतिक्रिया हुई। तब आपके दिमाग में सर इससे जनता में प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा कि जब ब्रिटिश महारानी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया और उसके सम्मान में जब दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन करके सैकड़ों प्रकार के भोजन बनाए गए, पकवान बनाए गए, ये उस समय की बात है जब भारत में 1876 से लेकर 1880 के मध्य
1876 से लेकर 1880 के मध्य भयंकर अकाल पड़ रहे थे और उन अकालों के मध्य इस प्रकार के भोज का आयोजन करना निश्चित रूप से एक भयंकर प्रतिक्रिया जनता में हुई। तो आप लोग ध्यान रखना कि जब लॉर्ड लिटन ने इस प्रकार की शानदार भोज का आयोजन किया गया तो निश्चित रूप से जनता में प्रतिक्रिया हुई और जनता में यह आवाज गई कि किस प्रकार से एक विदेशी शासन हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के भोज का आयोजन किया जा रहा है। इससे जनता में असंतोष हुआ और उस असंतोष ने जनता को जागरूक किया। उस जागरूकता ने राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा की। तो आप देखिए यहां पर लॉर्ड लिटन की क्रिया से जनता में क्या होगी, प्रतिक्रिया। तो पहला पॉइंट आपका ये होगा। तो पहला और ये दूसरा, तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है कि इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और आप लोग ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये एक कानून था जिसके द्वारा स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। मतलब ये एक प्रकार की सेंसरशिप थी जिसके द्वारा लोकल न्यूज़पेपर्स को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया? तो उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। यहां पर ये ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर थोड़ा समझ में कम आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस समय इंडिया में, ब्रिटिश भारत के अंदर जो स्थानीय भाषा में समाचार पत्र छपते थे, जैसे बंगाली भाषा में, मराठी भाषा में, वो समाचार पत्र जो है ब्रिटिश की काफी बड़े स्तर पे आलोचना करते थे, ब्रिटिश शासन की। अतः इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स को प्रतिबंधित करने के लिए ये प्रेस एक्ट लाया गया था और इस प्रेस एक्ट के द्वारा लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। मतलब एक प्रकार से इस प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस का गला घोटा गया था, इसलिए इसे गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। इसी को गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है, गैजिंग एक्ट भी कहते हैं इसको ध्यान रखना। इंग्लिश में गैजिंग एक्ट भी कहते हैं और हिंदी में गला घोटू एक्ट कहा जाता है। और ज्यादातर इसमें वो समाचार पत्र दायरे में थे जो अंग्रेजों की बुराइयां करते थे। मतलब इसके द्वारा किनको छूट मिलेगी? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को इसके माध्यम से छूट प्रदान की गई थी, लेकिन जितने लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। अब एक क्वेश्चन और आएगा और वो था कि लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से विशेष रूप से किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना चाहता था? तो उत्तर होगा वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करना चाहता था। यहां पर उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करना चाहता था। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को रातों रात बंगाली भाषा से इंग्लिश में चेंज कर लिया, जिसके कारण ये न्यूज़पेपर प्रतिबंधित नहीं हुआ। तो फिर प्रतिबंधित कौन हुआ? तो अमृत बाजार पत्रिका को ध्यान में रख लाया गया था, लेकिन इससे प्रतिबंधित होने वाला समाचार पत्र था सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश आप सब लोग जानते हैं कि ये बेसिकली ईश्वरचंद विद्यासागर का समाचार पत्र था। और मैंने पहले बताया भी था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? सोम प्रकाश था।
किसको टारगेट करके लाया गया था? तो उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका प्रतिबंधित क्यों नहीं हुई? तो उत्तर होगा इसने रातों रात अपने आप को किसमें चेंज कर लिया? इसने अपने आप को बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में चेंज कर लिया, इसलिए ये प्रतिबंधित होने से बच गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन जो था एक बहुत अच्छा लेखक एवं वक्ता भी था। वक्ता कहते हैं स्पोक्स पर्सन को, बहुत अच्छा लेखक और वक्ता भी था। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2, उसके बाद 3 और 4। पांचवा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन जो था, लॉर्ड लिटन के समय ही इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया था। इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया था, जिसके द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके द्वारा बिना लाइसेंस भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे भी जनता में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि यहां पर काले और गोरे के बीच में भेद किया गया था। तो ये कुछ बिंदु हैं लॉर्ड लिटन के समय के जो आपको याद रखने हैं। और ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन ने कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। उसने ऐसे कदम उठाए जिससे जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया ने भारत में नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम रोल अदा किया। एक और ध्यान रखेंगे आप, इसी के समय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो भी इसी के समय हुआ था, 1878 से 80 के बीच में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लॉर्ड लिटन के समय भयंकर भारत में अकाल पड़े। लॉर्ड लिटन के समय भारत में अकाल पड़े, और इन अकालों का सामना करने के लिए उसने एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। ये जो अकाल आयोग था वो बेसिकली किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो उत्तर होगा रिचर्ड स्ट्रेची। उत्तर होगा रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में उसने किसकी स्थापना की थी? तो उत्तर होगा उसने अकाल आयोग की स्थापना की थी। अकाल आयोग, फेमिन कमीशन की स्थापना की थी। आप पूरे का एक स्क्रीनशॉट यहां पर लें। इसी के द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल कमीशन की स्थापना की थी। तो आप इसके पूरे का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं वापस रिपीट कर देता हूं पॉइंट्स को। नंबर 1, सबसे पहले लॉर्ड लिटन किस प्रकार का वायसरॉय था? तो ये एक प्रकार का प्रतिक्रियावादी वायसरॉय था। इसी के समय 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल एक्ट पास किया और ब्रिटिश महारानी को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया। परंतु जब ब्रिटिश महारानी के सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, जब किया गया, तो इससे जनता में प्रतिक्रिया हुई और जनता में असंतोष पैदा हुआ था। तो यहां पर इस पॉइंट को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो भारतीय वायसरॉय इंडिया में आया उसका नाम था लॉर्ड रिपन। उसके बाद में जो आया उसका नाम था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन में हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं? तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था, और किस रूप में? ये उस समय का भारतीय वायसरॉय था। भारतीय वायसरॉय था लॉर्ड रिपन, भारतीय वायसरॉय था। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन की तुलना में एक उदारवादी वायसरॉय था। तो ध्यान रखना, ये लिबरल था, उदारवादी था और सुधारवादी था। ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायसरॉय एक उदारवादी और सुधारवादी माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको 5 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और वो 5 पॉइंट जो है लॉर्ड रिपन की, वो होंगे नंबर 1। लॉर्ड रिपन की जो 5 पॉइंट्स हैं वो जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, इसी के समय 1881 में दूसरी जनगणना हुई, जिसको हम कहेंगे सेकंड सेंसस। दूसरी जनगणना हुई, हालांकि ये वैज्ञानिक आधारित पहली जनगणना भारत में मानी जाती है। तो आपसे पूछिए कि भारत में पहली वैज्ञानिक आधारित जनगणना किसके समय हुई, तो उत्तर होगा लॉर्ड रिपन के समय। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट जो होगा 1881 में इसी के समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसी के समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ। यह ध्यान रखना 2007 में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, तो उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। और ध्यान रखना प्रथम फैक्ट्री एक्ट के द्वारा स्पेशली बाल जो मजदूर थे, बाल मजदूरों की समय सीमा को तय किया गया था कि चाइल्ड लेबर जो है वो उनकी एज 7 से नीचे नहीं होगी, 7 वर्ष से कम। आप देखिए 7 वर्ष के बच्चों को लेबर कराते थे, 8 वर्ष के बच्चों को, तो उनकी टाइमिंग तय की गई कि 7 से कम नहीं होगा, लेकिन 7 तक, 7 से ऊपर वाले सबको सब लेबर बनाया जा सकता है। और वो 9 घंटे उनसे काम करवाते थे। तो यहां पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट के द्वारा मजदूरों की कुल अवधि के अंदर और बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ सुधारवादी प्रावधान किए गए थे। ये किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तीसरा जो पॉइंट होगा, इसने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द कर दिया। ही रिपील्ड द, ही कैंसिल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, जिसके द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था, उन पर बैन लगा दिया गया था। उसमें वापस जो चेंज किया गया है वो बेसिकली इसकी टाइमिंग में हुआ है। 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इससे भी जनता में यह आवाज आएगी कि लॉर्ड लिटन ने गलत किया था और लॉर्ड रिपन अपनी जगह पर सही है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप जानना, भारत में अगर हम ये कहें कि व्यापक स्तर पर, भारत में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, भारत में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुई, तो उत्तर होगा आपका लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन मतलब होगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुई, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहां पर एग्जाम की पॉइंट से क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा आपका लॉर्ड रिपन। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही भारत में बड़े स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लागू किया था। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इसी ने बड़े स्तर पर लागू किया था। इसलिए कहते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की, उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस या नगरपालिका की शुरुआत सबसे पहले किस जगह से की, उत्तर होगा मद्रास। उत्तर होगा मद्रास। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, तो होगा
आर्टिकल 40 डीपीएसपी में सबसे पहले बात की गई है, राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। फिर आपसे पूछे कि क्या भारत के मूल संविधान में पंचायती राज अनिवार्य था, तो ध्यान रखना पंचायती राज संवैधानिक तो था लेकिन अनिवार्य नहीं था। भारत में पंचायती राज और नगरपालिका को अनिवार्य किया गया है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1992 में पास हुए और 93 में लागू हुए, उसके द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे। लागू होने की तिथि कुछ अलग अलग है, ध्यान रखना। उसके बाद में लॉर्ड रिपन के बारे में एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, जो पांचवा बिंदु होगा, और वो है इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। एक मुद्दा आएगा, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी। तो इसको हम देखें, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। तो ध्यान रखना, इल्बर्ट जो है, इल्बर्ट बिल क्या था। सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने ड्राफ्ट तैयार किया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में कुछ सुधार किए जाएं। उन सुधारों में एक रिफॉर्म्स ये भी किया जाना था कि इल्बर्ट बिल के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि भारत में जो जज थे वो जज बेसिकली दो प्रकार के थे। भारत में जो जज थे वो जज दो प्रकार के थे, और उन जजों में, भारतीय जजों में यह प्रयास किया गया था कि जो जज थे वो दो प्रकार के थे। एक हो गया भारतीय जज और दूसरा जो है वो बेसिकली भारतीय जज एवं यूरोपियन जज। भारतीय जज और यूरोपियन जज। तो आप यहां पर ध्यान रखना, पहले मैं बता रहा हूं कि भारत में जो दो प्रकार के जज थे, उन दोनों प्रकार के जजों के अधिकार क्षेत्र में थोड़ा अंतर था। क्या कि यूरोपियन जज सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। किस क्षेत्र में? आपराधिक मामलों के क्षेत्र में, क्रिमिनल क्षेत्र में। जैसे अगर भारतीय वर्सेज यूरोपियन हो या यूरोपियन वर्सेज यूरोपियन हो तो उस मामले की सुनवाई यूरोपियन जज कर सकता था, लेकिन सेम समकक्ष भारतीय जज जो था उसे केवल भारतीय मामलों की सुनवाई का अधिकार था। अगर कोई यूरोपियन या भारत वर्सेज यूरोपियन लड़ता है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार भारतीय जज के पास नहीं था। तो इस स्थिति में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जजों को भी आपराधिक मामलों में वे तमाम अधिकार देना चाहा जो यूरोपियन जजों के पास में थे। परंतु जब भारत में रहने वाले यूरोपियंस को, विशेष रूप से अंग्रेजों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया, विरोध किया, और ये बात ब्रिटिश संसद तक पहुंची। इसलिए ब्रिटिश संसद ने इस पर कहीं ना कहीं रिपन को कंट्रोल किया होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, इल्बर्ट बिल तो पास हो गया, परंतु इल्बर्ट बिल के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय जजों को यूरोपियन जजों के समान अधिकार प्रदान करना, वो पूरा नहीं हो सका। जब पूरा नहीं हो सका तो इसकी भी जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया गई और राष्ट्रवाद पैदा हुआ, अर्थात भारतीय जजों को अधिकार नहीं मिल सका। तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये 5 बिंदु है। मेंस के अंदर तो हम इल्बर्ट बिल को और काफी गहराई में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर प्री के पॉइंट से सफिशिएंट रहेगा। तो ये 5 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के प्रमुख बिंदु कौन से हैं, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ें और एक मेंस के पॉइंट से हम क्वेश्चन करें। यहां पर मेंस के पॉइंट से, तो मेंस के पॉइंट से आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन का वायसरॉय बनना
किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक साबित हुआ। अगर ये क्वेश्चन आए आपके सामने, सहायक हुआ, और यहां पर दे दे स्पष्ट कीजिए, तो उस स्थिति में उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन पूछे, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का वायसरॉय बनना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है, और ध्यान रखना, स्पष्ट करने के लिए आपको उसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हाँ, ये तर्क है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुआ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं, लगभग 150 शब्द। 1 मिनट के लिए मैंने 150 वर्ड्स की लिमिट ली। लगभग पीसीएस एग्जाम है और यूपीएससी एग्जाम के अंदर एक एवरेज में ले रहा हूं। तो कैसे उत्तर लिखेंगे आप? तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, लॉर्ड लिटन के पॉइंट्स और लॉर्ड लिटन के पॉइंट्स और लॉर्ड रिपन के पॉइंट्स। फिर उनको इंटरलिंक करना है कि वो पॉइंट्स किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुआ। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई चीज तभी सहायक होगी जब उस घटना से भारत में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद तेज गति से पैदा हुआ हो। तो वो घटना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध होगी। अब इसकी शुरुआत कैसे करोगे आप? पहले आप चाहें तो एक पैरा में लॉर्ड लिटन लिख दें, एक पैरा में लॉर्ड रिपन लिख दें और फिर दोनों को जोड़ दें। जैसे मैं बोल रहा हूं, लॉर्ड लिटन जिसका भारत में वायसरॉय के रूप में कार्यकाल 1876 से 1880 था, एक प्रतिक्रियावादी वायसरॉय था। अर्थात उसने ऐसे कदम उठाए जिन कदमों से भारतीय जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया ने राष्ट्रवाद को पैदा किया। जैसे जब उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, तो भारत के तमाम लोकल न्यूज़पेपर ब्रिटिश के खिलाफ हो गए और उन्होंने भारतीय जनता तक इस आवाज को उठाया कि किस प्रकार प्रेस का गला दबाया जा रहा है। इसी कारण इस एक्ट को इतिहास में गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय भाषी समाचार पत्रों ने इस एक्ट का इतना विरोध किया कि ये उस समय भले ही रद्द ना हो पाया हो, उसके 4 साल बाद रद्द हुआ हो, लेकिन तत्कालीन समय में इसने राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर दी। इसी प्रकार लॉर्ड लिटन के समय जब ब्रिटिश महारानी के सम्मान में जब उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मान किया गया था और भारत में बहुत बड़े दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो उसकी भी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ रहे थे और जनता के मध्य संदेश गया कि सरकार को हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। एक और जहां हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, उस समय ये राजाओं और राजकुमारों के साथ भोजन कर रहे हैं। इस प्रतिक्रिया ने भी राष्ट्रवाद को पैदा किया। पैरा चेंज करेंगे। इसी प्रकार लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में कई सुधार करने के प्रयास किए। जैसे उसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जजों को भी यूरोपियन जजों के समान अधिकार प्रदान करना चाहा, लेकिन इससे भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इतना विरोध किया कि ये बिल पास तो हुआ लेकिन भारतीय जजों को अधिकार नहीं मिल सका। इससे भी जनता में प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रवाद पैदा हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का
वायसरॉय बनना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुआ। ये पॉइंट्स आपको आना चाहिए, तो ये इसका उत्तर होगा। आप भी इसको लिखकर दिखाना कि आप कैसे इसको लिखते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो उसके बाद कार्यकाल होगा लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 माना जाता है। 1884 से 1888 सबसे पहले ये भारतीय वायसरॉय था, इंडियन वायसरॉय। लॉर्ड डफरिन के टाइम की सबसे बड़ी घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना इसके समय की सबसे बड़ी घटना है, कांग्रेस की स्थापना। और इसी के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन के अंदर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में आया है, कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है तो वही कांग्रेस, लेकिन हमारा संदर्भ आज की कांग्रेस के से न होकर निष्पक्ष रूप से उस समय जो कांग्रेस हुई, जो आज तक चल रही है, उसने चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस को भी देखते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो बेसिकली लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। अब मैंने यहां पर हेडिंग डाला और लिखा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक जो है, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम माने जाते हैं। हालांकि ध्यान रखना, यहां पर ऐसा कहना थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि कोई भी संगठन जो होता है, उस संगठन की स्थापना कभी भी कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। संगठन हमेशा एक समूह से बनता है, इसलिए ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि उसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की। फिर भी प्री के पॉइंट से ध्यान रखना कि इसका संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ए ओ ह्यूम अंग्रेज था। यहां पर एक चौंकाने वाला बिंदु है, और यही बिंदु सबसे अधिक परेशान करता है कि एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, और वो कांग्रेस जो आगे चलकर अंग्रेजों का विरोध करेगी। तो क्वेश्चन जायज सी बात पैदा होगा कि एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की। तो यहां पर ए ओ ह्यूम, और उसके बाद में आप लोग ध्यान रखें कि जो ए ओ ह्यूम था, इसका जो अंतिम समय है, रिटायरमेंट के बाद का समय जो है, वो बेसिकली शिमला में बीता है। और ये तंत्र मंत्र की विद्या में बहुत इंटरेस्ट लेता था, इसलिए ए ओ ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शिमला का संत भी कहा जाता है, तो उत्तर होगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो था, ये बेसिकली 1885 से 1906 तक, 1885 से 1906 तक कांग्रेस का महासचिव रहा। ध्यान रखना, उस समय पार्टियों में महासचिव का पद ज्यादा बड़ा माना जाता था अध्यक्ष से भी। कारण क्या था कि अध्यक्ष तो हर साल बदलता था, लेकिन महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी लंबे समय तक रहता था। और आज भी आप देखोगे कि जितनी भी वामपंथी पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, इनका सर्वे सर्वा प्रमुख जो है वो
महासचिव माना जाता है। तो उस समय ये ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1906 तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, ये बिंदु ध्यान रखेंगे। और इससे पहले क्या थे ये, तो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। एक पॉइंट और, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बेसिकली दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ। और फिर आपसे पूछिए कि बॉम्बे में कहां पर हुआ, तो बॉम्बे में हुआ था ये तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर ये बेसिकली हुआ था। फर्स्ट समिट जो है, पहला अधिवेशन जो है, दिसंबर 1885 बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। तो उसमें जो डेलीगेशन में लोग थे पूरे देश से लगभग 72 लोग आए थे। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय एक इंटीग्रेट इंडिया नहीं है, एकीकृत भारत नहीं है। उस समय भी लगभग 600 के आसपास 600 प्रिंसली स्टेट थे। सबसे बढ़कर ब्रिटिश भारत बन चुका था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी एक ही भारत के पार्ट थे, लेकिन फिर भी बंगालियों में, बिहारियों में, मद्रासियों में ये समझ नहीं थी कि हम एक ही राष्ट्र के पार्ट है। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। अब उसके बाद हम देखें कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बने। और यहां पर देखें, अधिवेशन हो रहा है पहला बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है बंगाल से। मतलब प्रयास किया गया है कि अगर अधिवेशन बॉम्बे में हो तो अध्यक्ष इधर से हो, और अगर अधिवेशन यहां हो तो अध्यक्ष यहां से हो, और अगर अधिवेशन यहां हो तो अध्यक्ष यहां से हो। मतलब एक भारत, इंटीग्रेट इंडिया बनाने का प्रयास अधिवेशनों के माध्यम से भी किया गया है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होने वाला था जहां हैजा फैलने के कारण उसका स्थान चेंज करके बॉम्बे किया गया? तो उत्तर होगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो बेसिकली पूना में होने वाला था। ये अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसकी जगह चेंज की गई और स्थान बदल के किया गया बॉम्बे। स्थान बदल के बॉम्बे किया गया, ये भी यहां पर आप ध्यान रखें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। फिर एक पॉइंट आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, इसका नाम ध्यान रखना, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस रखा था। आपसे पूछे निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर, किसकी एडवाइस पर कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो नाम होगा दादा भाई नौरोजी। यहां पर नाम होगा DBN, दादा भाई नौरोजी कहने पर इसका नाम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। इससे ये भी तय होता है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे दादा भाई नौरोजी, और उनकी सलाह पर कांग्रेस का नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। तो ये पॉइंट्स आप सबके साथ ध्यान रखेंगे। रिपीट में कर देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। ये कांग्रेस के 1885 से 1906 तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस का नाम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की सलाह पर रखा गया था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसकी जगह चेंज की गई और इसको बदल करके और बॉम्बे किया गया था। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब फिर आगे चलें, कुछ और पॉइंट्स ध्यान रखें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से होगा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो स्थापना के समय ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय भारत में वायसरॉय कौन था और उस समय भारत का भारत सचिव ब्रिटेन में कौन था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक साथ पूछे गए हैं। तो उस समय वायसरॉय तो मैंने कह दिया, आपको पहले बता दिया था, लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लेकिन उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड क्रॉस था। उस समय लॉर्ड क्रॉस जो था वो बेसिकली भारत सचिव था। तो ये बिंदु आपको सबके साथ ध्यान रखने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ और पॉइंट्स ध्यान में रखें और वो और बिंदु क्या हो सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। एक पॉइंट आपके सामने आएगा और आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस का ऑब्जेक्ट क्या था, कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। आप लोग ये समझते हैं कि उस समय कांग्रेस का उद्देश्य ये तो नहीं होगा ना, भारत की आजादी। अगर शायद उसी समय कांग्रेस अपना टारगेट ये कह देती कि हमें भारत को आजाद कराना है, तो उस समय भारतीयों में इतनी राष्ट्रवाद की भावनाएं विकसित नहीं हुई थी। भारत की आजादी का रूप तो आएगा पूर्ण स्वराज 1929 के बाद। तो कांग्रेस का इनिशियल आरंभिक उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य होगा ब्रिटिश भारत की, क्योंकि उस समय नाम आएगा ब्रिटिश भारत के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, सरकार के समक्ष जन कल्याणकारी मांगों को रखना, जन कल्याणकारी मतलब जनता से संबंधित कल्याण, जन कल्याणकारी मांगों को रखना, संवैधानिक सुधार करना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा देना, मतलब ऐसे कार्य करना जिससे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। जैसे इन्हीं के प्रयासों से 1893 का जो एक्ट आएगा उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे। तो आपसे पूछे कि कांग्रेस का आरंभिक उद्देश्य क्या था, इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था, तो ब्रिटिश भारत के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, जन कल्याणकारी मांगों को रखना, तीसरा संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा देना। इन्हीं के प्रयासों से 1893 के एक्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे। चौथा, भारत में विभिन्न अधिवेशनों का आयोजन करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना ताकि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हो सके। तो ये
ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम क्रांतिकारी कह सके। इसलिए ध्यान रखना, कांग्रेस के कई कई फेज होंगे जिसको हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें। और कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने होंगे, कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे किसी ने कहा नंबर 1, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। मतलब कोई ये कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन जो था ना, उसने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना की ताकि कांग्रेस जैसे संगठन की स्थापना करके और ब्रिटिश भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक मध्यस्थ मंच के रूप में कांग्रेस काम करे, ताकि असंतोष फूटने से पहले ही उसे सरकार तक पहुंचा सके और 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब यहां इस स्टेटमेंट का मतलब है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति, मतलब कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर लॉर्ड डफरिन ने एओयू के माध्यम से करवाई थी। ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात कह रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये बात कब कही है? तो 1916 के आसपास कही थी। कांग्रेस की स्थापना के 30 साल बाद कही कि कांग्रेस तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति। और क्यों कही इसको भी हम समझेंगे अलग से। फिर पहला पॉइंट, नंबर दो, किसी ने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, मतलब 3 दिन के लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कुछ लेना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये बात किसने कही? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कही थी। ये बात कही थी अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। फिर किसी ने कहा कि कांग्रेस का महल भर भरा रहा है। कांग्रेस का महल भर भरा रहा है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी ये महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे मरते हुए देख सकूं। ये बात कही है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही कि मेरी महत्वाकांक्षा है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे और लॉर्ड डफरिन ने भी इसके बारे में कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। ये किसने कहा? डफरिन ने। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखना। ये 3-4 बिंदु मैंने बताए कि किसने क्या कहा, इससे संदर्भ में ये पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं।